एक राजकुमारी ने बताया कि जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ ये आठ काम करता है तभी स्त्री खुश रहती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मद्र देश के राजा का नाम था स्वर्णभानु। उनकी एक रूपवती कन्या थी जिसका नाम था भानुमति। वो कन्या रूप गुण बुद्धि में बहुत तेज थी। धीरे धीरे राजकुमारी जब विवाह के योग्य हुई तो राजा ने अपनी बेटी से पूछा, पुत्री, मैं तुम्हारे लिए एक स्वयंवर का इंतजाम कर रहा हूं। ये बताओ तुम अपने होने वाले पति में क्या क्या विशेषताएं देखना चाहती हो? तुम्हारा पति कैसा होना चाहिए? फिर मैं उसी को ध्यान में रखकर स्वयंवर की व्यवस्था करूंगा। राजकुमारी भानुमति कहने लगी, पिताजी, जिसे मैं अपना वर चुनूंगी वो एक विशेष व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोत्तम से सर्वोत्तम हो। राजा बोला, बेटी, कौन सा राजकुमार सर्वोत्तम है ये कैसे मालूम पड़ेगा? तब राजकुमारी कहती है, पिताजी, प्रतियोगिता से समस्त गुणों की पहचान हो जाएगी। हमें अपने यहाँ कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए। जो राजकुमार सभी प्रतियोगिताओं में प्रवीण होगा वही मेरा पति कहलाएगा। मित्रों, बेटी के कहने पर राजा ने अपने यहाँ तरह तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जैसे तीरंदाजी, गायन विद्या, नृत्य कला, शास्त्र ज्ञान, सौंदर्य। राजा ने उन प्रतियोगिताओं की व्यवस्था का काम अपने मंत्री के बेटे भरत को सौंप दिया। भरत जो था वो राजा के वर्तमान मंत्री का बेटा था। बचपन से अब तक राजकुमारी और भरत साथ साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। भरत मन ही मन राजकुमारी को चाहता था, वो उससे प्रेम करता था, मगर उसने ये बात कभी राजकुमारी भानुमति को नहीं बताई, क्योंकि वो जानता था कि राजकुमारी भानुमति हमारे राजा साहब की पुत्री है और मैं कहा एक मंत्री का बेटा। राजा साहब अपनी बेटी का विवाह कभी मेरे साथ करने को तैयार नहीं होंगे। वे अपनी बेटी का विवाह किसी राजा के बेटे से ही करेंगे। यही सोचकर उसने कभी अपने मन की बात बाहर नहीं आने दी। भरत को राजा ने जो काम सौंपा था वो बड़ी निष्ठा के साथ उसमें जुट गया। उसने सभी तरह की प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की। एक जगह तीरंदाजी करने के लिए मैदान तैयार किया, एक जगह नृत्यशाला बनवाई गई, एक जगह गायन विद्या का सामान रखवा दिया, एक जगह शास्त्र ज्ञान की व्यवस्था कर दी गई, एक स्थान पर रूप को प्रदर्शन करने का आयोजन किया गया। अब तो दूर दूर से राजा महाराजा राजकुमार उन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए। सभी राजा या राजकुमार तो दूर दूर से राजा महाराजा राजकुमार उन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए। सभी राजा या राजकुमार उन प्रतियोगियों कई दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहा, पर कोई राजा ऐसा नहीं निकला जो समस्त प्रतियोगिताओं में पारंगत हो। किसी को तीरंदाजी आती थी तो उसे गाना नहीं आता था, किसी को गाना आता तो उसे तीरंदाजी नहीं आती थी, कोई शास्त्र ज्ञान में निपुण था तो उसे बाकी काम नहीं आते थे, कोई सुंदर था तो वो ज्ञानी नहीं था, उसे लड़ना नहीं आता था। कहने का मतलब कोई ऐसा नहीं था जो समस्त गुणों में कुशल हो। अंत में यह बात निकल कर आई कि जो जिस जिस गुण में सर्वश्रेष्ठ हो उसे रोक लिया जाए और बाकियों को भेज दिया जाए। मित्रों, तब ऐसा ही हुआ। समस्त प्रतिभाओं में जो जिस जिस प्रतिभा में सर्वश्रेष्ठ था उन्हें रोक लिया गया। तब राजा ने अपनी बेटी से कहा, पुत्री, किसी एक राजकुमार में ये सारे गुण विद्यमान नहीं है, किसी में एक है तो किसी में दो है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि अलग अलग प्रतिभाओं के धनी राजकुमारों में से ही तुम्हें सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना होगा। राजकुमारी कहने लगी, पिताजी, ये सब तो एक एक गुण में ही श्रेष्ठ हैं, इनमें मैं अपना सर्वश्रेष्ठ वर कैसे चुन पाऊंगी? तब राजा कहता है कि बेटी, हम इन समस्त राजकुमारों को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लेते हैं। इनमें से जो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मालूम पड़े उसको चुनकर बता देना, हम उसके साथ तुम्हारा विवाह संपन्न करा देंगे। प्रिय बंधु, इस तरह अलग अलग गुणों में श्रेष्ठ उन समस्त राजकुमारों को राजा स्वर्णभानु ने अपने यहाँ रोक लिया। वे सभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। कोई गायन विद्या में श्रेष्ठ था तो वो सुबह सुबह जब राजकुमारी उठकर आती थी तो वो अपना राग अलापने लगता। सुंदर राजकुमार अपनी सुंदरता से उन्हें मोहित करने का प्रयास करता। ज्ञानी अपने ज्ञान से उन्हें रिझाने की कोशिश करता। तलवारबाज, तीरबाज अपने अपने जौहर दिखाकर राजकुमारी का दिल जीतने का प्रयास करते थे।
जब शाम को राजकुमारी अपने कक्ष में सोने के लिए जाती तो नृत्य कला में सर्वश्रेष्ठ राजकुमार उन्हें अपनी नृत्यशाला में बुला लेता और उनका खूब मनोरंजन करता। कोई राजकुमारी को हंसाने का प्रयास करता। वे सब अपने गुणों को दिखाकर राजकुमारी को प्रभावित करना चाहते थे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। जैसे जैसे राजकुमारी उन सभी के साथ अपना समय बिता रही थी, वैसे वैसे उसकी उलझनें बढ़ती ही जा रही थी। वो सोच में पड़ जाती थी कि अब मैं किससे विवाह करूं। अपनी यही व्यथा लेकर राजकुमारी अपने मंत्री के बेटे भरत के पास गई और उसे बताया कि वो ऐसे मझधार में फंसी है जहां से कोई किनारा ही नजर नहीं आता। मैं ये तय नहीं कर पा रही हूं कि मैं किसे वर चुनूं। भरत से कहा कि तुम मेरी कुछ मदद करो। भरत कहने लगा, राजकुमारी, इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आपका जीवन, आपकी पसंद, ये तो निर्णय आपको ही लेना है, क्योंकि विवाह करने के बाद राजकुमार के साथ आपको ही रहना है, मुझे नहीं। मैं तो यही कह सकता हूं कि जो भी निर्णय लो सोच समझ कर लेना, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। राजकुमारी बोली, भरत, इतने सारे राजकुमारों के जब मैं उनके गुणों को देखती हूं तो मैं भ्रमित हो जाती हूं। तब भरत कहता है, हे राजकुमारी, एक बात बताइए, विवाह के लिए आप किसी व्यक्ति को तलाश रही हैं या किसी गुण को? राजकुमारी ने कहा, जाहिर सी बात है, मैं किसी युवक को ही तलाश रही हूं जो मुझे खुश रख सके। तब भरत कहता है, हे राजकुमारी, जब आप किसी व्यक्ति की खोज कर रही हैं तो आप पर गुणों की धुन क्यों सवार है? इस चक्कर में आप अपने वर को भूल रही हैं। क्या तुम जानती हो, जो व्यक्ति धनुर्विद्या में कुशल है वो तुम्हें खुश रख पाएगा। हो सकता है वो सिर्फ धनुर्विद्या का ही ज्ञाता हो, प्रेम, समर्पण, सम्मान, सद्भाव जैसी कोई चीज उसके अंदर ना हो। तुम ये नहीं जानती हो कि सुंदर युवा, उच्च कोटि का नर्तक, कुशल धनुर्धर, प्रतिभाशाली गायन और शास्त्र ज्ञान के अतिरिक्त वे कैसे व्यक्ति हैं। आपको ऐसे वर का चुनाव करना चाहिए जो जीवन की समस्याओं से लड़ने के काबिल हो, जो पत्नी का महत्व समझता हो, जो उसे वो सम्मान दिला सके जिसको पाने की वो अधिकारिणी हो, जो समय आने पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसकी रक्षा कर सके, जो ये समझता हो कि स्त्री सिर्फ विषय वस्तु नहीं है, स्त्री पुरुष का भोग वस्तु नहीं है, जो ये समझता हो कि उसकी पत्नी सिर्फ उसके लिए ही अपने माँ बाप, बहन भाइयों को त्याग कर आई है, उसके साथ कैसा आचरण करना चाहिए, जो जीवन भर उसे खुश रखने का प्रयास करे, जिसके साथ रहकर स्त्री को हर सुख सुविधा का एहसास हो, ऐसे वर की खोज करना चाहिए। ऐसे वर से क्या फायदा जो सिर्फ दिखने में सुंदर हो और वो अपने रूप के गुमान में पत्नी को भाव नहीं देता हो, मुश्किल परिस्थिति में घबरा कर भाग खड़ा हो, जिसमें ज्ञान तो हो पर ज्ञान के अहंकार का नशा चढ़ा रहता हो, जो धनुष बाण तो चलाना जानता हो पर युद्ध की स्थिति बनने पर घर में छुपकर बैठ जाए, जिसके अंदर साहस ना हो, केवल प्रतिभा ही हो, तो ऐसा व्यक्ति किस काम का? जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो अपनी स्त्री की रक्षा के लिए सीना तान कर विपत्ति से भिड़ जाए, आपकी हर परिस्थिति में रक्षा कर सके, पत्नी को पैर की जूती समझकर उसका अपमान ना करे, उसे गाली देकर संबोधित ना करे, उसका अपने जीवन में अहम योगदान समझे, उसे अपना आधा अंग समझकर चले, वो जीवन भर स्त्री के उस त्याग को याद रखे जब के लिए सीना तान कर विपत्ति से भिड़ जाए, आपकी हर परिस्थिति में रक्षा कर सके, पत्नी को पैर की जूती समझकर उसका अपमान ना करे, उसे गाली देकर संबोधित ना करे, उसका अपने जीवन में अहम योगदान समझे, उसे अपना आधा अंग समझकर उसे अपना आधा अंग समझकर चले, वो जीवन भर स्त्री के उस त्याग को याद रखे जब उसने दूसरे देश के किसी अपरिचित व्यक्ति से विवाह करके किया था, जहां उसने जन्म लिया, जिस घर में वो माँ बाप का घर छोड़कर आपके घर अपमान सहने के लिए नहीं आई है, वो आपके घर को खुशियां देने आई है। वो तुम्हें खुश रखे, तुम उसे खुश रखो। यही होता है पति पत्नी का प्रेम। विवाह का वास्तविक अर्थ यही है। मित्रों, मंत्री के बेटे की बात सुनकर राजकुमारी भानुमति की आंखों में आंसू आ गए। वो हैरान थी। उसने ये सोचा नहीं था
कि जिस बात को वो नहीं जानती है उसके बारे में भरत जानता है। राजकुमारी आगे कुछ कह पाती, इतने में भरत वहां से चला गया। भरत के शब्द राजकुमारी के कान में रात भर गूंजते रहे। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसने घूमने का निश्चय किया। राजकुमारी सभी राजकुमारों के साथ घूमने के लिए जंगल की ओर चली गई। उनकी सुरक्षा के लिए भरत भी उनके साथ लग गया। राजकुमारी उन समस्त राजकुमारों के साथ बातचीत करते हुए आगे को चली जा रही थी। बातों ही बातों में वे सब एक घने जंगल में आगे निकल गए। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि जंगल आगे बीहड़ है, आगे जंगली जानवरों का खतरा है। बीहड़ जंगल को देखकर भरत रुक गया और कहने लगा, रुको, अब हमें यहीं से वापस लौट चलना चाहिए। आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। भरत की बात सुनकर उनमें से एक राजकुमार भरत की हंसी उड़ाते हुए बोला, जब इतने ही डरपोक थे तो साथ क्यों चल दिए? चुपचाप जाकर घर में बैठो। दूसरा राजकुमार हंसता हुआ बोला, अरे घबराते क्यों हो, हम हैं ना, चलो आगे चलते हैं। भरत ने उन्हें बहुत समझाया कि देखो, तुम सबकी सुरक्षा का भार मेरे ऊपर है। आगे घना जंगल है और जंगल में शेर, चीता, भालू जैसे हिंसक जानवर रहते हैं। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना कहाँ की बुद्धिमानी है। परंतु उनमें से किसी के समझ में यह बात नहीं आई। वे राजकुमारी की नजरों में अपने आप को बहादुर सिद्ध करना चाहते थे। राजकुमारी भी भरत की बात को अनसुना करते हुए आगे बढ़ गई। वे सब राजकुमार अपनी अपनी डींगे हाँकते हुए राजकुमारी के साथ चलने लगे। तभी सामने से एक खूंखार बाघ की गर्जना सुनाई थी। बाघ राजकुमारी पर अपने नजरें जमाए हुए था। बाघ को देखकर राजकुमारी डर गई। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा बाघ नहीं देखा था। भरत भागकर राजकुमारी के आगे जाकर खड़ा हो गया। अब बाघ की दृष्टि राजकुमारी से तो हट चुकी थी। वो भरत को घूरता हुआ आगे बढ़ने लगा। भरत ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, तुम यहां से भागो, तब तक मैं इस बाघ को रोकने का प्रयास करता हूं। राजकुमारों ने देखा कि बाघ बिल्कुल ही पास में आ गया है तो वे सब भय से थरथर कांपने लगे और सब राजकुमारों ने राजकुमारी से कहा, आइए राजकुमारी, हमारे साथ भाग चलिए, नहीं तो ये बाघ हम सबको खा जाएगा। मित्रों, उन समस्त राजकुमारों की बात सुनकर राजकुमारी ने जवाब दिया, आप सब चले जाइए, मैं भरत को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मित्रों, वे सब राजकुमार भरत को और राजकुमारी को छोड़कर वहां से भाग आए। अब तो भरत ने फुर्ती दिखाते हुए बाघ की पीठ पर चढ़ बैठा और अपनी मजबूत बाहों से फंदा बनाकर उसकी गर्दन को पकड़ लिया। बाघ ने उसे फेंकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन भरत ने उसकी गर्दन को नहीं छोड़ा। काफी देर हो चुकी थी। भरत काफी घायल भी हो चुका था। तब तक क्या देखता है कि राजा के सिपाहियों ने आकर बाघ को अपने बाणों से बीन डाला। बाघ मर चुका था। भरत उठा और राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी ने उसका हाल पूछा। भरत ने बताया कि वो ठीक है। सिपाहियों ने कहा कि हमें रास्ते में कुछ राजकुमार भागते हुए मिले थे। उन्होंने हमें बताया कि आप लोग संकट में फंसे हुए हैं, इसीलिए हम यहां आए। इस प्रकार वे सब घर लौट आए और अगले दिन राजकुमारी भरत से मिलने उसके पास पहुंची और पूछने लगी कि सब ठीक तो है ना? मैं तुम्हें अपना निर्णय बताने आई हूं। भरत ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, तो किसे चुना आपने अपना पति? गायक, नर्तक, धनुर्धर, शास्त्र ज्ञाता या फिर वो सुंदर राजकुमार? राजकुमारी ने कहा, हे भरत, इनमें से किसी को मैंने अपना वर नहीं चुना है। इनमें से कोई मेरा पति बनने की योग्य भी नहीं है। मैंने ऐसे व्यक्ति को चुना है जो अपने से अधिक मेरे जीवन को महत्व देता हो। भरत ने सिर उठाकर राजकुमारी के चेहरे की ओर घूरकर देखा। क्या आप सच कह रही हैं? राजकुमारी बोली, हां। राजकुमारी ने कहा, हां भरत, मैंने तुम्हें अपने पति रूप में चुना है। अब मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहती हूं। मुझे अपनी जीवन संगनी स्वीकार करोगे? भरत की आंखों में आंसू भर आए। भरत कहने लगा, राजकुमारी, मैंने सदा आपको दिल से चाहा है।
आपने मुझे अपने योग्य समझकर मुझे दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान बना दिया। मित्रों, इस प्रकार राजकुमारी ने अपने मन की बात अपने पिता को बताई और पिता ने भी बड़ी हंसी खुशी के साथ अपनी बेटी का विवाह भरत के साथ कर दिया। इस भव्य आयोजन में समस्त प्रजावासियों ने वर वधू की खूब वाहवाही करी। मित्रों, बड़ी हंसी खुशी के साथ दोनों अपना जीवन जीने लगे। वे पांचों राजकुमार अपना सा मुंह लेकर अपने राज्य को लौट आए। इस कहानी का तात्पर्य यह है, जो एक दूसरे को समर्पण रहता है, जो एक दूसरे के लिए जीता मरता है, वास्तविक वही प्रेम होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट द्वारा आप हमें बताएं। मिलते हैं अगली बार नई चर्चा में, अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।